बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ो। तेजी से चढ़ोगे तो सांस फूल जाएगा और फिर तुम मजीद सफर करने के काबिल नहीं रहोगे। आहिस्ता चढ़ो और अपना सांस काबू में रखने की कोशिश करो। वजदान का ये आउटडोर शूटिंग सेंटर में महज पहला चक्कर ही था, लेकिन वो भागने की तकनीक से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि भागा कैसा जाता है और अपनी हिम्मत रेस के आखिर तक कैसे मुतय्यम में रखी जाती है। उसने एजेंसी का मखसूस लिबास भी जेब कर रखा था और माथे पर स्याह बैंड लगाया वो वजीह दिख रहा था। उसके माथे पर गिरते बाल उसे हैंडसम बनाते थे। ज़ावियार अपने मखसूस ट्रेनर वाले लिबास में मलबूस था और अगरचे वो इंसान नरम था, लेकिन ट्रेनर बहुत सख्त वाक़ई हुआ था। एक चक्कर लगाते ही वजदान के सिर पर सारी दुनिया घूमने लगी थी। वो बुरी तरह हाँफता हुआ खंबे का सहारा लिए खड़ा था। ज़ावियार उसके पास चला आया, फिर हाथ में पहनी घड़ी तक उसकी निगाह गई। वजदान को इसकी पिछली बात अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी। वाकई ग्राउंड का एक चक्कर लगाते ही उसे नानी याद आ गई थी। आज हम मैच 3 राउंड लगाएंगे। तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है और तुम्हें भी खासी मेहनत की ज़रूरत है। वो बेनियादी से कह रहा था। वजदान ने कुछ सांस बहाल किया और फिर तेजी से दूसरा चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़ा। सुबह के इस पहर आउटडोर सेंटर में तलबा की तादाद कम थी और अभी शूटिंग की मशक का आगाज भी नहीं हुआ था। जावियार ने उसे भागते हुए आंखें सुकेट कर देखा और फिर बजते मोबाइल की जानिब मुतवज्जे हुआ। अगले ही पल अब वो फोन कान से लगाए हुए था। उसने मुझे कहा था कि वो लड़ना सीखना चाहता है। आप उसे ग्रो करने दें। अगर उसके परों को आपने मेहनत करके बढ़ने का मौका नहीं दिया तो वो जिंदगी में कभी उड़ना नहीं सीखेगा। और वैसे भी वो ठहरा, फिर दौड़ते वजदान वो निगाह फिसली। अब वो बच्चा नहीं रहा है, उसे अपने फैसले करने दें, नहीं तो एक वक्त बाद वो अपने फैसले लेने की सलाहियत खो देगा। रुक कर दूसरी जानिब नाज़रीन की बात सुनी, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वो मेरे साथ है, कोई से हाथ तो क्या उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। उसकी तसल्ली करवा कर उसने फ़ोन रखा, फिर आगे बढ़ाया। वरदान दूसरा चक्कर मुकम्मल करने के करीब था और करीब था कि वो तेज़ी से भागने की वजह से अपना तवाज़ुन खोकर गिर पड़ता। ज़ावियार ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ से थामा था। गिरो और उठना सीखो। अगले ही पल उसने वजदान का हाथ छोड़ा तो वो झूलकर ग्राउंड की धूल से हटी जमीन पर बुरी तरह जा गिरा। उसने मोटी-मोटा चेहरा उठाकर खूनख्वार नजरों से ज़ावियार को घूरा था। फिर कुछ कहे बगैर ज़ब्त सुर्ख चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। अपने कपड़े झाड़े। जो अपने कपड़ों से गर्द झाड़ना जानते हों, उन्हें कोई मैला नहीं कर सकता। राउंड 3, कम ऑन। उसे जवाब का मौका दिए बगैर उसने कहा तो वजदान ने अगले ही पल अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उसके पैरों में जान बाकी नहीं रही थी, लेकिन वो फिर भी भाग रहा था। उसे लगा अगले ही पल वो गिर पड़ेगा, लेकिन फिर भी भागता रहा। राउंड 3 मुकम्मल हो चुका था और अब वो अपने लिबास, बालों और जिस्म की परवाह किए बगैर मिट्टी से हटे मैदान में दराज था। ज़ावियार ने उसे चेहरा झुकाकर देखा और फिर मुस्कुराया। उसकी मशहूर ज़माना उठी सी कमीनी मुस्कुराहट थी वो। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो मुझसे ट्रेनिंग लेने के फैसले पर हर सुबह पछताते हैं। उनका मानना है कि मैं इस एजेंसी का जल्लाद हूँ। हालांकि इस एजेंसी में मुझ जैसा कोई ट्रेनर मौजूद नहीं। जाने वो ऐसा क्यों कहते हैं? मासूमियत से कहा और उसे हाथ देकर उठाने के बजाय पीछे हो गया। वजदान ने गहरा सांस लिया था। फिर वो सीधा हो बैठा। क्या आज के लिए इतना काफी नहीं? उसने हाँक लगाकर पूछा तो आगे बढ़ते जावियार ने हाथ हवा में उठाकर अंगुश्ते शहादत को नफी में हिलाया। वो अब कराहता हुआ उठ रहा था। इसे तो अपने फैसले पर अभी से पछतावा महसूस होने लगा था। जरा दम लेने के बाद वो पानी की बोतल को मुंह लगाया इंडोर सेंटर में मौजूद था। यहाँ पर सैकड़ों ट्रेनीज सामने लटके पंचिंग बैग्स पर फोकस हुए मुक्के मार रहे थे। उन सबके ट्रेनर्स जुदा थे। जावियार ने उसे ग्लव्स दिए तो वो चेहरा उठाकर उसे देखने लगा। वो अब हाथ में लंबी लंबी पट्टियां लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। फिर उसके सामने पंजों के बल बैठा। उसके दोनों हाथों पर पट्टियां बांधने लगा तो बहुत से ट्रेनीज जावियार की जानिब हैरत से चेहरा फेर कर देखने लगे। वो कभी किसी के साथ इतना नरम नहीं हुआ था। ये पट्टियां तुम्हारे हाथों की हिफाजत करेंगी, लेकिन फिर भी सख्त मेहनत की वजह से हो सकता है कि तुम्हारे हाथ जख्मी हो जाएं। उसकी आवाज़ बेहद संजीदा थी। लम्हे भर को वजदान को उसकी संजीदगी से खौफ महसूस हुआ था। अगले कई लम्हात में जावियार ने उसका पंचिंग बैग पीछे से पकड़ रखा था और वो वजदान को मुक्का मारने की तकनीक सिखाकर उसे अपना वार दुरुस्त करने के लिए कह रहा था। वजदान से बार बार वार चूकता था और गलत तरीके से पंच करने की वजह से उसके हाथ पर बहुत बुरी तरह लगी थी। बेसाख्ता ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पीछे हो गया था। जावियार ने अपनी जैकेट उतारकर सामने रखी कुर्सियों पर डाली और फिर उसकी जानिब घूमा। स्याह बुनियान से उसके कसरती बाजू निकल रहे थे और उन पर पसीने की चंद बूंदें भी मौजूद थीं। फिर उसने पंचिंग बैग को एक जानिब कर दिया। वो अब हाथों में हिफाजती ग्लव्स लिए आगे बढ़ा और फिर वजदान की जानिब देखा। ट्रेनीज बाहर की जानिब बढ़ गए थे क्योंकि उनकी आउटडोर शूटिंग का वक्त हो चुका था। अब वो दोनों इस रोशन और बड़े शीशे वाले ट्रेनिंग रूम में मौजूद रह गए थे। इधर देखो मुझे। वरदान ने आस्तीन से आंखें रगड़कर उसे देखा। वो बहुत संजीदा था और उसे इसी पल समझ आया था कि ट्रेनीज उसे जल्लाद क्यों कहते थे।
1 2 3। फिर हर 3 वार के बाद मैं तुम पर वार करूंगा और तुम झुककर अपना बचाव करोगे। अगर फोकस गया तो नाक टूटेगी। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर अगले घंटे तक बिना थके वो उसे मुक्के मारना और उसे बचना सिखाता रहा। उसकी फुर्ती और वार में मजबूती आने के लिए बहुत वक्त दरकार था। जावियार जानता था, जो ट्रेनर साबिर ना हो, ट्रेनर नहीं बन सकता। उसका सेशन मुकम्मल हुआ तो वो शीशे की दीवार से पश्च टिकाकर बैठ गया। उसने अपने ग्लव्स उतारे और फिर लंबी पट्टी अपनी हथेलियों से खोलने लगा। उसकी उंगलियां वाकईतन जख्मी और सुर्ख महसूस हो रही थीं। उसके दोनों हाथ बेतहाशा दुखने लगे थे। जावियार, जो सामने खड़ा अपनी जैकेट की जिप बंद कर रहा था, ठहरा और फिर उसे देखा। अपने जख्म पर अपनी फुप्पो के मिलने से पहले मरहम लगाओ, और अब अपने मरहम लगाना सीखो, या फिर उधड़े जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। किसी के सामने तुम्हें अपने दुखड़े सुनाता हुआ ना देखूं। वजदान ने खफा निगाहें उठाई थीं। मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। मुझे पता है कि अपने जख्मों की तकलीफ मैंने किसी से नहीं कहनी, और ये भी कि अपने जख्मों को सहने की आदत डालनी है। लेकिन आपकी ऐसी बातें बहुत चुभ रही हैं मुझे। मुझे कमजोर मत समझें। वो उस पर चिल्लाया था। जिंदगी में पहली दफा वो किसी पर चिल्लाया था। जावियार असर लिए बगैर अपने बालों को उंगलियों से पीछे कर रहा था। क्या तुम्हें रोना आ रहा है? नहीं, मैं क्यों रोऊंगा? वो उस पर धाड़ा और साथ ही बहुत से आंसू उसकी आंखों में उतरे। जावियार ने उसके सुर्ख चेहरे को आराम से देखा था। रो लो। मुझे नहीं रोना, आप जाएं यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो फिर चिल्लाया तो जावियार ने सर इस बात में हिलाया। वो बच्चा उसके जब्त के बिल्कुल आखिरी मराहिल पर महसूस हो रहा था। वो किसी भी पल फूट फूट कर रो सकता था। साबित हुआ कि तुम भी चिल्लाना जानते हो, लेकिन बस मुहज्जिब और अच्छा बनने के चक्कर में तुमने अपनी आवाज खो दी थी। चलो, खैर, तुम्हें पता चल गया कि तुम चिल्ला सकते हो। उसने कहा तो वजदान ने तेज होते तनफ्फुस के साथ उसे देखा। उसका गुस्सा उसे अपने हाथों में होती तकलीफ पर गालिब महसूस हो रहा था। यहाँ कोई तुम्हें चुप करवाने नहीं आएगा। जितना रोना है रो लो, लेकिन कल फील्ड पर मैं तुम्हें ऐसे चेहरे के साथ ना देखूं, क्योंकि मुझे लूजर से नफरत है। ठंडी सी सर्द आवाज में कहा और फिर बाहर निकल आया। पीछे वजदान के रोने की बुलंद आवाज बाहर तक उसे सुनाई दे रही थी। सर मुश्ताक साथ से गुजर रहे थे कि ठहर कर जावियार की जानिब देखा। सवालिया निगाहें सेंटर के दरवाजे की जानिब खिसनी। क्या कोई नया ट्रेनी आया है? उन्होंने इस्तफसार किया तो जावियार ने सर इस बात में हिलाया और फिर उनके साथ ही आगे बढ़ाया। ये उन ट्रेनर्स के लिए मामूली बात थी, क्योंकि अक्सर ट्रेनर अपने अवाइल दिनों में रोया करते थे। इंसान, और खासकर लड़के, खुद को हमेशा बिग डील तस्वुर किया करते थे। उनकी एक खास साइकी हुआ करती है जिसमें वो खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। मगर जो ही अपने से ज्यादा ताकतवर ट्रेनर से उनका सामना होता है तो वो खुद को उनके सामने छोटा और कमजोर महसूस करने लगते हैं। वो अपनी बेबसी पर आबदीदा हो जाते हैं, लेकिन फिर एक वक्त बाद आंसू खुश्क हो जाते हैं और जहनी और जिस्मानी ताकत बढ़ने लगती है। पीछे वो अब तक रो रहा था। उसे नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा है, और कुछ आंसू होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। उसे नहीं पता था कि उसके आंसू किसी वक्त में उसकी ताकत साबित होने वाले थे। तालूत इस समय एजेंसी में ही मौजूद था। वो अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से यहाँ अब बहुत कम आया करता था, लेकिन एजेंसी की फिजा उसके लिए ऑक्सीजन का काम दिया करती थी, इसीलिए वो यहाँ चला आया करता था। अभी वो अगले बरामदे से गुजर के बाहर की जानिब बढ़ने ही लगा था कि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर से उभरती हिचकियों पर वो ठहर सा गया। फिर वो दरवाज़ा खोलता अंदर चला आया। वजदान को घुटनों में सर देकर रोते हुए देखा तो गहरा सांस भरता करीब चला आया। वो जावियार को जानता था। वो उसकी दी जाने वाली ट्रेनिंग से भी खूबी वाकिफ था। उसने हाथ में थामी पानी की बोतल वजदान की जानिब बढ़ाई तो वो जो हिचकियों से रो रहा था, सर उठाकर सिर्फ मुतवर्रम आंखों से तालूत को देखने लगा। फिर जल्दी से आस्तीन से आंखें रगड़कर साफ की और हाथ बढ़ाकर तालूत के हाथ से पानी की बोतल ले ली। तालूत ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया तो वो किसी सहर के जेरे असर उसका हाथ थामता उठ खड़ा हुआ। तालूत गिरे हुए लड़कों को उठाने में माहिर था। उसने कई सालों कबल धूल में अटे कई लड़कों को ऐसे ही उठाया था। उसने वजदान को नरमी से मुस्कुराकर देखा और फिर उसे कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। एक जानिब बहुत सी दीवारगीर अलमारियां बनी हुई थीं। उसमें ट्रेनर्स का सामान और जख्म लगने की सूरत में मरहम रखे गए थे। तालूत ने हाथ आगे बढ़ाकर एक ट्यूब निकाला और उसकी जानिब बढ़ाया। फिर उसकी कुर्सी सामने घसीटी और बैठ गया। उसका हाथ आहिस्ता से थामे, वो उस पर नरमी से मरहम लगा रहा था, साथ साथ उसके सुर्ख नाजुक हाथों पर फूंक भी मारता। रो क्यों रहे थे इतना? जावियार तो है ही गधा। उसके कहने पर वजदान जाने कैसे हंस पड़ा था। उसकी खूबसूरत सी आंखें अब तक मुतवर्रम थीं, लेकिन वो फिर भी हंस दिया था। कितने अजीब लोग थे इस एजेंसी के। एक जख्म दे रहा था, दूसरा जख्म पर मरहम रख रहा था। आप कौन है? मैं जावियार का ट्रेनर था कभी। तालूत कहते हैं मुझे। वो अब उसके दूसरे हाथ पर मरहम लगा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? वजदान। हम्म।
बिल्कुल अपने नाम जैसे हो, ठहरे हुए। वो नरमी से कहता हुआ उसके दूसरे हाथ पर भी मरहम लगा रहा था। वैदान उसके चेहरे पर अक्सर अजीब सी चमक देखकर मरूब सा हो गया था। क्या आप अब भी ट्रेनर हैं? उसका मजबूत जिस्म देखकर उसे यही ख्याल आया था। तालूत ने नफी में सर हिलाया। मैं अब ट्रेनिंग देने के काबिल नहीं रहा। बूढ़ा हो गया हूं मैं। आप तो कहीं से बूढ़े नहीं लग रहे। उसके जवाबी वार पर तालूत हंस पड़ा। ये बच्चा उन्हें पहली ही नजर में बहुत प्यारा लगा था। उसकी आंखों से झलकती मासूमियत बहुत पुरकशिश थी। लग नहीं रहा हूं, लेकिन हो गया हूं। वो कुर्सी पर पीछे हो बैठा। वैदान उसे चेहरा उठाए तक रहा था। हरम को जानते हो? उसके सवाल पर वो हैरान हुआ था। जी, जानता हूं। कैसा लगता है तुम्हें? मुश्किल। उसके जवाब पर तालुत बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया था। मुश्किल क्यों? वो जो नजर आते हैं वो नहीं है, वो अजीब हैं। मुझे उनकी अच्छाई खौफजदा करती है। उसके जवाब पर वो सर हिलाता सीधा हो बैठा, फिर उम्मीद अफजा निगाहों से उसकी जानिब देखा। कैसा है वो? क्या वो इस एजेंसी में आपसे मिलने नहीं आते? उसे एकदम ही ताज्जुब के साथ गहरा अफसोस भी हुआ था। नहीं, उसका मुझसे झगड़ा हो गया था। झगड़ा करने वाले लगते तो नहीं है वो। वजदान ने बेसाख्ता ही दलील दी तो तालूत ने सर हिलाया। झगड़ा नहीं करता वो, लेकिन जब करता है तो कभी पलट कर नहीं देखता फिर। आप भी मत देखें फिर उनकी जानिब। जो आपको छोड़ दे, आप भी उसे छोड़ दें। कितनी आसानी से कह रहा था वो। तालूत उसे चंद पल उदासी से देखे गया, फिर हौले से मुस्कुराया और उसके सामने से उठ गया। क्या तुम्हारी और ट्रेनिंग रहती है? सेशन खत्म हो चुका है। खत्म हो गया आज का सेशन तो। वजदान भी उसी के साथ उठ खड़ा हुआ था। तालूत ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो वो सर हिलाकर अपनी जैकेट उठाता आगे बढ़ाया। तालूत वहीं खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ाया। अभी वो दरवाजा खोलकर बाहर की जाने बढ़ने ही लगा था कि उसके दिमाग में शदीद किस्म की तकलीफ उठी। लम्हे भर के लिए उसके सामने सारी एजेंसी घूम कर रह गई थी। उसके कानों में सीटी सी बजने लगी और अभी वो अपना तवाज़ुन खोकर जमीन बोस होने ही लगा था कि किसी ने आगे बढ़कर बेसाख्ता ही थाम लिया था। तालूत ने सर उठाकर देखा, फिर वो पलकें नहीं झपका सका कि उनके सामने हरम खड़ा था। उसे दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़े। उसकी भूरी आंखों में फिक्र थी और चेहरे पर परेशानी फैली हुई थी। वो शायद तालूत की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया था। तुम ठीक हो? कहाँ जा रहे हो ऐसी हालत में? हरम की आवाज़ उसे अपने कानों में बहुत हल्की आ रही थी। उसने बमुश्किल जर्द चेहरे के साथ सर हिलाया था। हरम ने इसे खुद के साथ लगाया हुआ था और अब वो उसे लिए उसके स्वीट की जानिब बढ़ने लगा था। रास्ते में बहुत से तुलबा रुक रुक कर उससे सलाम कर रहे थे और तालूत की हालत देखकर बहुत से तो उसके साथ ही चलने लगे थे। तालूत के कमरे तक पहुंचते पहुंचते तुलबा की एक बड़ी तादाद उसके साथ चल रही थी। वो आज बहुत दिनों बाद एजेंसी आया था, इसीलिए सब उसकी जानिब मुतवज्जे थे। दरवाजा धकेलकर वो अंदर ले आया था, फिर उसे बेड पर लिटाया और सबको पलट जाने के लिए कहा तो सब सर हिलाकर इधर उधर बिखर गए। वो पलट कर दरवाजा बंद करता तालूत की जानिब चला आया था, फिर पानी और उसकी मेडिसिन लिए दीवार के साथ लगे बेड के सामने रखी कुर्सी पर आ बैठा। तालूत ने उसके हाथ से दवाइयां ली और पानी के साथ निकल ली। वो उसका हाथ थामे बिस्तर पर दराज था। हरम का हाथ वो छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई क्या? वो तो कब से खत्म हो गई थी, बस तुम्हारे पास आने का वक्त नहीं मिल रहा था। फिर आज कैसे आ गए? मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ जाऊं। उसने कहकर फोन में चंद नंबर डाल के और फिर कान से लगाया। फिर तालुत के डॉक्टर से काफी देर तक बात करता रहा, इसकी मेडिसिन और इलाज की बाबत। सच तो ये था कि डॉक्टर की बताई गई किसी भी बात पर उसे तसल्ली नहीं हुई थी और ना ही उसकी बातें उम्मीद अफजा थीं। सब बातों का एक ही नतीजा निकल रहा था कि तालुत के पास ज्यादा वक्त नहीं था। सर के पिछले हिस्से में पलती रसोली किसी भी पल उसकी जान ले सकती थी। डॉक्टर ने फिर वही मायूसकुन बातें की होंगी। पहले सारंग अपना सर खपा कर गया है, फिर जावियार ने मुझे मेरी लापरवाहियों पर खरी खरी सुनाई, लेकिन फिक्र करना वो भी नहीं छोड़ सका। और अब तुम भी खुद को बिला वजह थका रहे हो। मौत तो आनी ही है। क्या तुम्हें ये सब कहना जरूरी है? हरम ने उसे बुलंद आवाज के साथ कहा था तो वो सर तकिए पर गिराए उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ खुद से करीब किया। हरम भी उसके करीब हो बैठा था। तुम आ गए हो तो लगता है कि मौत बहुत आसान हो जाएगी। उसकी बात पर वो खामोश बैठा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल चुपचाप तालूत को तक रहा था। मैं आ गया हूं तो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसकी बात पर वो हंस दिया था, फिर उसका हाथ दबाया। हरम की आंखों में तालूत के लिए नरमी और मोहब्बत हलकोरे लेने लगी थी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी ऐसा रास्ता इख्तियार न करना जिससे पलटना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। समझ गए? हरम उसे जवाब नहीं दे सका। वो उसे क्या जवाब दे सकता था?
مجھ سے وہ وعدہ نہ مانگو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ تم جانتے ہو کہ وعدے ہمیشہ مجھ پر بہت بھاری رہے ہیں۔ میں مزید تم سے کوئی وعدہ لے کر تمہارے ساتھ اور اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی آنکھوں میں اپنائیت لیے وہ اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ طالوت کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی پر شرمندہ ہوں۔ حرم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو کو خشک کیا۔ ہر جانب دھول میں اٹا منظر تحلیل ہونے لگا۔ طالوت کی انگلی تھامے وہ کچے راستوں پر پھٹی چپلوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے اندر تکلیف سوا ہونے لگی۔ تکلیف ہم سب کے نصیب کا حصہ تھی۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ دل سے ہر بوجھ سرکتا جا رہا ہے حرم۔ موت بہت آسان ہونے والی ہے۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہا تھا۔ حرم اس کے ہاتھ کو اپنے رخسار سے لگائے بیٹھے تھا۔ کسی ایسے راستے کا انتخاب نہ کرنا جس سے واپس نہ آ سکو، جس پر تم سے واپسی کا ہر راستہ گم ہو جائے۔ کسی پاتال کا رخ نہیں کرنا، کیونکہ جتنی گہرائی سے تم پاتال کو دیکھو گے اتنی گہرائی سے پاتال تمہیں پلٹ کر دیکھے گی۔ وہ اس کی باتوں پر بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مت بھولو کہ میں ہی پاتال ہوں۔ اس کا جواب کئی پہروں تک اب طالوت کی سماعت میں گردش کرنے والا تھا۔ بہت گہرا اور خوفناک جواب دیا تھا اس لڑکے نے۔ میں تم سے وعدہ نہیں لے رہا، بس نصیحت کر رہا ہوں۔ اپنے اندر کی پاتال کو خود پر غالب نہیں آنے دینا۔ وہ مزید بحث کیے بغیر اس کے جواب پر سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بولنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن تم زاویار کو معاف کر دو۔ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ زاویار بے قصور ہے۔ حرم کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ابھرا۔ وہ خالی آنکھیں لیے طالوت کو دیکھتا رہا۔ میری ماں اور محبت دونوں مجھ سے کھو گئی طالوت۔ اس کے پاس اس کی ماں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش ہے۔ میں اس کے بعد اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میرا دل اندر سے زخمی ہونے لگتا ہے۔ اس نے کہہ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں بتایا کہ اس کی ماں اسے بھول چکی ہے؟ طالوت کی آواز بہت ہلکی تھی، اتنی ہلکی کہ حرم کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ جو اس کے قریب ہو کر بیٹھا تھا یک وقت ہی پیچھے ہوا۔ بھوری آنکھوں میں نہ سمجھی سی ابھری، پتلیاں ساکت رہ گئیں۔ اس کی ماں اسے ذرا بعد میں پیش آنے والے حادثے کے بعد بھول گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد نہیں، شاید ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تب بھی وہ اپنی ماں کے لیے اس کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ وہ اس دن شہوار کو بچانے گیا تھا حرم، لیکن اپنی ماں کو بے یار و مددگار بستی سے باہر بھاگتا ہوا دیکھ وہ ہر کسی کو بھول گیا۔ تم اس سے گلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سب کچھ کیوں بھول گیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن حرم کی سماعتیں جھنجھنا اٹھی تھیں۔ وہ طالوت کے پاس سے اٹھایا، پھر کمرے کے دروازے کی باہر پشت ٹکا کر چند پل کھڑا رہا۔ اسے لگا کہ وہ مزید کسی کو الزام دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اتنے سالوں سے زاویار کو ایسے عمل کے لیے ریٹیسٹ کرتا آیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ سماعت میں اب تک طالوت کی نکاحت زدہ سی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ اس کے چلتے قدم اپنے آس پاس کی ہر فضا سے بے نیاز تھے۔ کتنے لوگوں نے اسے رک رک کر سلام کیا، لیکن وہ کسی کی سلامتی کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ تم نے غلطی کر دی اسے سمجھنے میں۔ وہ تمہارے لیے ہی منظر عام پر آیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ تم خود کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا لو۔ اس نے کبھی تمہیں نہیں بتایا، لیکن وہ ایجنسی کے آؤٹ ڈور سینٹر میں آج بھی تمہیں یاد کرتا ہوا دوڑ لگاتا ہے۔ وہ ساکت سے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ واقع اور پھر جانے وہ کیسے طالوت کے بتائے گئے پتے کی جانب بڑھایا۔ لمبی ڈرائیو کے بعد اب وہ نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ روبینہ کو جانتا تھا۔ وہ اس سے اور زاویار سے ایک جیسی محبت کیا کرتی تھی۔ اس کا دل اندر سے بھینچنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں جی سے ملنے جا رہا ہو۔ اس کی زخمی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے راہداریاں پار کیں اور پھر ایک کمرے کے باہر ٹھہر گیا۔ دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ روبینہ سامنے بستر پر دراز سو رہی تھیں۔ ان کا چہرہ آج بھی اتنا ہی معصوم تھا جیسے کئی سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ ان کے لمبے بال کاٹ دیے گئے تھے اور وہ خاصی مزمل سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکا۔ زمین نے اس کے قدموں کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ماں جی اور شہوار کا دکھ تازہ ہو گیا اور اب وہ کہیں اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ بستی والے نہ زندہ رہے تھے اور نہ ہی انہیں مردہ رہنے دیا گیا تھا۔ وہ سب کہیں درمیان میں معلق کر دیے گئے تھے۔ اپنے زخموں کو صاف کرتے کرتے ان کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ وہ بے دم وجود لیے روبینہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخ ڈھوری ابھری ہوئی تھی اور مٹھیاں اگلے ہی پل تیش سے بھیج گئی تھیں۔ جو اس بستی پر عذاب اتار چکے تھے، ان کی زندگیاں اب تک شادمان آخر کیسے تھیں؟ اس نے اگلے ہی پل دروازہ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدموں میں اب کمزوری کی لرزش نہیں تھی، بلکہ وہ تیش کی لرزش تھی۔ اس کے رگوں پے میں چنگاریاں بکھرنے لگی تھیں۔
वजदान दाखिली दरवाजे से अंदर चला आया था। सबसे पहले उसे नाज़नीन से बहुत डांट पड़ी थी और फिर कुछ देर बाद सानिया उसके सर पर खड़ी उसका सर खा रही थी। इसने चेहरा उठाकर सानिया को देखा। क्या हरम भाई आ गए हैं? हाँ, अपने कमरे में है। जब से आए हैं बाहर नहीं निकले और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। सानी ने कहकर कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। वो पीछे गहरा सांस भरकर रह गया। नाज़नीन ने उसी पल हरम के कमरे के बाहर ठहरकर दरवाज़ा खटखटाया था, फिर उसे धकेलती अंदर चली आई। वो सोफे पर जूतों समेत लेटा आंखों पर हाथ रखे हुए था। रात सर पर चढ़ आई थी, लेकिन उसके कमरे की तमाम बत्तियां गुल थीं। अंधेरा हर जानिब फैला हुआ था। वो पास चली आई। हरम, खाना खा लो, फुप्पो बुला रही है तुम्हें नीचे। उसे रुहेला ने जांच बूझ कर भेजा था, क्योंकि वो इसके और हरम के दरमियान ताल्लुक को जानती थी। वो नाज़नीन की बात रद्द नहीं किया करता था। भूख नहीं है मुझे, आप लोग खा लें। उसने आंखों से हाथ उठाए बगैर कहा तो नाज़नीन ठटकी। तुम जब से आए हो तुमने कुछ नहीं खाया है। फिर भी भूख नहीं है, आप जाएं यहाँ से। उसकी आवाज़, उसका लहजा, सब जैसे एकदम ही अजनबी हो गया था। नाज़नीन ने मजीद उसे पुकारना मुनासिब ना समझा और फिर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर चली आई। वो कह रहा है उसे भूख नहीं है। उसने टेबल पर बैठते हुए सबको आगाह किया तो खाने की जानिब बढ़ते सबके हाथ बेसाख्ता ही ठहर गए। सब चेहरा उठाए उसे सवालिया तकने लगे थे। मीटिंग पर तो सब ठीक रहा था। मेरी कुछ देर पहले ही सुभान साहब से बात हुई है, फिर इसे क्या हुआ? अदील ने प्लेट में चावल निकालते हुए कहा था। कुछ पल बाद सब अपने अपने खाने की जाने मुतवज्जे हुए। खाने में मशगूल थे, बस वही ठीक से नहीं खा सकी। इसने हरम को कभी पहले इतना खुश्क नहीं देखा था। अगले ही पल दाखिली दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई तो सबने ही चौंक कर चेहरे उठाए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, गाड़ी गेट से निकलने की आवाज़ तक सब जान गए थे कि हरम जा चुका था। नाज़नीन ने परेशानी से एक निगाह खाली पड़े लाउंज पर डाली थी। दूसरी जानिब दूसरी जानिब उसका रुख एजेंसी की जानिब था। उसका जहन मुंतशिर था और उसकी यकसोई के लिए उसे अपने शूटिंग सेंटर की खामोशी, फिजा में रची गन पाउडर की महक और हर शॉट पर उड़ते परिंदों की आवाज़ें दरकार थीं। वो गाड़ी रोककर बाहर की जानिब बढ़ आया था। कुछ पल बाद वो निगाहों पर हिफाजती चश्मा लगाए शूटिंग सेंटर में खड़ा हाथ लंबा के निशाने ले रहा था। 1, 2, 3। यके बाद दीगरे कई निशाने सामने लगे डिस्पोजेबल सांचे से गुजर गए थे। इसका एक भी निशाना उस तंग दायरे से बाहर नहीं था, पर साबित हुआ कि वो इंतशार नहीं था बल्कि तकलीफ का शिकार था। अगले कई लम्हात तक वो अपने चल होते हाथ की परवाह किए बगैर अपनी मशक करता रहा। रात की स्याही में एजेंसी बहुत खामोशी और पुरस्रार सी दिख रही थी। दूर रेलिंग के साथ लगकर खड़ा तालूत से तक रहा था, फिर वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि कई सालों पहले खोया हरम वापस आ चुका था। वही जो अपने गुस्से को कम करने के लिए शूटिंग की मशक का सहारा लिया करता था। देखते ही देखते हरम के साथ कोई और ह्योला भी आ खड़ा हुआ था। इस ह्योले का कद हरम से 1 इंच लंबा था और इसकी जिस्मानी साख्त भी किसी बॉक्सर की मानित सख्त थी। हरम ने चेहरा फेर कर नहीं देखा। वो जानता था कि उसके साथ कौन खड़ा है। साथ खड़ी ह्योले ने हाथ लंबा करके निशाना लिया तो हर जानिब से परिंदे उड़ गए, लेकिन उसका निशाना हरम के निशाने की मानित मंझा हुआ नहीं था। उसके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी जो देखने वाले को मुतासिर कर सके। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि वो कौन था? इसी पल कोई हरम के दाएं जानिब आ खड़ा हुआ था। उसका कद हरम जितना था और वो भी बाएं जानिब खड़े शख्स से 1 इंच छोटा था। हाथ लंबा की निशानियां लिया गया। दोनों ह्योलों ने हैरत से चेहरा फेरकर तीसरे ह्योले को देखा। आउटडोर सेंटर की रोशनियां जला दी गईं तो हर शय वाज़ेह हो गई। सीध में बने लेंस के सामने वो तीनों इस्तादा थे, हमेशा की तरह अपनी खास तरतीब लिए। दरमियान में हरम था, बाएं जानिब जावियार और दाएं जानिब सारंग खड़ा था। बहुत से ट्रेनर्स भी मैदान में आ निकले थे। इनकी हर शॉट पर मैदान में हू की सी बुलंद आवाज़ गूंजती थी। वो मुतासिर कुन थे। वो उन बच्चों को मुतासिर कर रहे थे। दरमियान में खड़े हरम ने हाथ नीचे कर लिया था, फिर उसने जावियार की जानिब चेहरा फेर कर देखा, हल्का सा मुस्कुराया। क्या एक दौड़ के लिए राजी हो तुम? मैं राजी हूँ, लेकिन तुम्हें हारते हुए देखना बहुत ग्रॉस है। तुम रोने लगते हो। मजाक उड़ाते हुए उस पर जुमला कसा गया। हरम ने सर झटका था, फिर अपनी गन सारंग को थमाई। मुकाबला बस शुरू ही होने वाला था। जावियार ने भी अपनी गन सारंग के हवाले कर दी थी और अब सारंग ट्रेनर्स के साथ जीनों पर जा बैठा था। वो उनके साथ नारे लगा रहा था। तुम हार जाओगे। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। हरम ने उसे कहा तो जावियार गर्दन झुकाकर हंस दिया। फिर वो दोनों उस धूल उड़ाते मैदान में भागे। जब तक हिम्मत खत्म नहीं हो जाती थी उन्हें भागते रहना था। जो हिम्मत छोड़कर गिरता वो रेस हार जाता। ये उनके असूल और कायदे थे जिन्हें किसी मोहर की ज़रूरत नहीं थी।
وہ دونوں بھاگتے رہے، کوئی تھک کر گرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت سے اساتذہ بھی زینوں پر آ بیٹھے تھے، کچھ ایجنسی کے برآمدے کے داخلی زینوں پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ فضا میں نعروں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہارنا نہیں جانتے تھے، انہیں گرنا نہیں آتا تھا۔ پھر جب 10ویں راؤنڈ تک وہ دونوں ہانپنے لگے تو ایک ساتھ ہی میدان میں گر پڑے۔ فضا میں بہت سے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ وہ دونوں پھولے سانس لیے میدان میں دراز رہے۔ ان کے لباس خاک آلود تھے، لیکن وہاں پر واہ کس کی تھی؟ جیت کس کی ہوئی کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ سب جیسے پچھلے سالوں کی غلط فہمی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ عزازیلینز زندہ تھے، انہیں زندہ ہی رہنا تھا۔ طالوت نے ایسے منظر کی چاہ کے لیے ہی اب تک زندگی خدا سے مستعار لے رکھی تھی۔ وہ ریلنگ سے ہٹ آیا تھا، پھر اپنے کمرے کی جانب چلا آیا، پھر آہستہ سے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آہستگی سے بند ہونے لگی تھیں۔ ایجنسی کی راہداری میں ہر جانب خاموشی سی پھیلنے لگی تھی۔ اگلی صبح طلوع ہو گئی، لیکن طالوت کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ وہ شاید اب کبھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اس کا مقصد تمام ہو چکا تھا اور مزید زندہ رہنا بوجھ تھا۔ موت نے اسے انتہائی نرمی سے گلے لگایا تھا۔ ایجنسی کے راہداریوں میں اداسیاں ٹھہر گئیں۔ وہ لڑکے جو کل تک میدان میں دوڑتے ہوئے ہنس رہے تھے، آج بہت خاموش تھے۔ ان کا استاد، ان کا دوست، ان کا ساتھی اور ان کا ٹرینر ان سے جدا ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے طالوت کا جنازہ پڑھ لیا اور پھر اسے دفنا دیا۔ بہت بابرکت جنازہ تھا وہ، ہلکا پھلکا سا۔ حرم چپ ہو گیا تھا۔ زاویار اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ سارنگ اب تک طالوت کی قبر پر کھڑا تھا۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ جو زندہ رہ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے، اور پھر انسان تو وہ ہوتا ہے جو مر کر اپنے زندہ رہنے کا پتہ دیتا ہے۔ مرنے سے زیادہ انسان ہونا کیا ہوتا ہوگا بھلا؟ وہ تینوں اوپر تلے ایجنسی کے زینوں پر براجمان تھے، کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے، ایک دوسرے سے بے نیاز، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ ان تینوں کو ہی پچھلے دنوں سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ طالوت کی آخری رسومات اور پھر اس کے وہ طلباء جو دور دور سے تعزیت کرنے آ رہے تھے، وہ ان تینوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھے۔ انہیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ طالوت ان کے علاوہ اور بھی کتنے لوگوں کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ کتنے زخمی بچوں کو مٹی سے اٹھا کر وہ بلندیوں کے کئی زینوں پر بٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے جنازے کے قریب سوٹی بوٹی لڑکوں کو روتے ہوئے دیکھ کر کنک رہ گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ صرف ان کا استاد تھا، لیکن وہ غلط تھے۔ وہ بہت سے اور لوگوں کا استاد ٹھہرا تھا، لیکن ان تینوں کو اس نے اپنا گھرانہ مانا تھا۔ وہ اس کی فیملی تھے۔ لوگ تعزیت کے لیے انہی تینوں کے پاس آتے رہے۔ ایجنسی میں خاص پریڈ کے ذریعے اسے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تھا، اور اب وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئے خالی وجود لیے زینوں پر براجمان تھے۔ دور دور تک ایجنسی کا تاریک میدان دکھائی دیتا تھا۔ مغرب خاصی گہری ہو چکی تھی اور ایجنسی میں شب کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ حرم 2 دنوں سے ایجنسی میں ہی تھا۔ سہیل کو اس نے طالوت کی اطلاع دی تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسی کے لیے مہندی کا فنکشن ایک دن آگے کر دیا تھا۔ اس نے انہیں منع بھی کیا، لیکن عدیل نہیں مان رہا تھا، بلکہ گھر میں کوئی بھی فرد اس کی موجودگی کے بغیر کسی تقریب کو لے کر راضی نہیں تھا۔ اس کا کسی تقریب میں شرکت کرنے کا دل نہیں تھا۔ فی الحال وہ روشنیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، چند دن تو بالکل بھی نہیں۔ تمہارے گھر والے فکر کرنے لگے ہیں تمہاری، دیکھو ایک تقریب تک نہیں کرنا چاہتے تمہارے بغیر۔ سارنگ نے یوں ہی کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ زاویار نے اسے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھا تھا۔ تم نے کیوں منع کیا؟ چلے جاتے، یہاں پر ہم ہیں۔ اس نے کہا تو حرم نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کا دل ہر شے سے بیزار اور چاٹ ہو رہا تھا، خاص کر چمکتی دمکتی تقریبات سے۔ موڈ نہیں تھا۔ ٹھیک چل رہے ہیں نا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ؟ کان کی لو کو جا کر بالکل سرسری سا پوچھا۔ حرم نے گردن ذرا ڈھلکا کر زاویار کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر کا فرد نہیں مانتے، بہت ظلم کرتے ہیں مجھ پر، اس نے آہستہ سے کہا تو جہاں سارنگ چونکا وہیں زاویار نے گردن پوری گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل ابھر آئے تھے اور آنکھوں میں یکلکتی سختی اتری تھی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ اور تم وہاں رہ کیوں رہے ہو جب ان کا رویہ ایسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اکھڑ ہی گیا تھا۔ میں اس بھری دنیا میں کہاں جا سکتا ہوں؟ حرم نے اپنا لہجہ کچھ اور خود طرز بنا لیا تھا۔ زاویار اب کی پورا اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور حرم کو اس کی سنجیدگی دیکھ کر کمینی سی خوشی ہو رہی تھی۔ بکواس مت کرو، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، میرے پاس آ کر رہ سکتے ہو تم۔ سارنگ نے پہلے ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نگاہ حرم پر پھسلی۔ اگلے ہی پل وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری فکر کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کمینگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس میں۔ تم کیوں اپنی توانائی اس پر ضائع کر رہے ہو؟ کیا اس کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کوئی اس پر ظلم کر سکتا ہے؟ سارنگ کا لہجہ حرم کے لیے کوسنے لیے ہوئے تھا۔ زاویار اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا، آنکھیں کھل گئیں۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔
हरम ने साफ झूठ बोला था। जावियार ने चेहरा दोबारा सामने की जानिब फेर लिया था। मेरा अभी तुम्हें ज़रा मारने का कोई इरादा नहीं, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। जावियार सबसे ज्यादा तालूद के साथ रहा था, इसीलिए उसके रंग ढंग और फिक्र करने का अंदाज बिल्कुल तालूद जैसा था। फिक्र भी ऐसे करता था गोया जुल्म कर रहा हो, और हरम को इसकी यही बात मजा दिया करती थी। मुश्ताक साहब आए थे बात करने मुझसे। तालूद के बाद वो हम में से किसी एक को यहाँ का हेड मुकर्रर करना चाहते हैं। मैंने उसके लिए जावियार का नाम दे दिया है। कुछ देर बाद उसने गोया धमाका किया था। जावियार तो अपनी जगह से बेसाख्ता ही उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि उसकी बंद मुट्ठी हरम के रुखसार तक जाती, वो इसका हाथ फुर्ती से रोक चुका था। मुझसे पूछे बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? वो बरहम हुआ था। हरम ने कंधे अचकाए। सारंग को अलबत्ता इसके फैसले पर कोई इशू नहीं था। तुम सबसे ज्यादा एजेंसी में रहे हो, यहाँ के तौर तरीके और काम करने के मराहिल तुम हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो। फिर तुम्हारा सर्कल और स्किल्स भी खासी मुतासिर कुन है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम दिया। और मुश्ताक साहब भी मुझसे शायद तुम्हारे ही नाम की तवक्को कर रहे थे, लेकिन वो इसके जवाब से मुतमिन नहीं हुआ था। वो इंतहाई नागवारी से हरम को तक रहा था। मेरा पारा हाई ना कर, और जाकर अभी मुश्ताक सर से मेरा नाम हजफ करने का कहो। अब कुछ नहीं हो सकता दी ग्रेट जावियार। वो उठ खड़ा हुआ, फिर हाथ में थामी जैकेट कंधे पर डाली। वो दोनों बराबर आते थे एक दूसरे के। मैं कच्चे काम नहीं किया करता, इसीलिए आपके पास इनकार करने का कोई हक मौजूद नहीं। आराम से कहा, फिर उसके साथ से निकल गया। जावियार का दिल किया कि अपने बाल नोच ले। सारंग भी उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराकर उसे देखा। वेलकम बैक जावियार। ये हरम की दोस्ती है और इसे झीलना आसान नहीं। तुम शायद इतने सालों में इसका अंदाज फरामोश कर चुके हो, और अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके अपनी पिछली यादाश्त को पोचा मारकर साफ कर लो, क्योंकि वो तो शुरू से ही जर्क था, तुमसे भी बड़ा। एक आंख दबाई और उसे तन्हा छोड़कर आगे बढ़ाया। जावियार ने गहरा सांस लिया। वो क्यों भूल गया था हरम के अंदाज को? काम करके आखिर में आकर उन्हें इत्तला देने वाला इसका पुराना अंदाज था, लेकिन शायद वो वाकई भूल गया था, और अब उसे ये अंदाज याद रखना था। वजदान अपने कमरे में लैपटॉप के सामने विराजमान था। उसका इन्हमाक इस कदर गहरा था कि कमरे के बाहर मौजूद मेहमानों की हमा हमी भी इसका इर्तिकाद नहीं तोड़ पा रही थी। उसका शफाफ चेहरा संजीदा था और आंखें बिल्कुल स्पार्क थीं। उंगलियां तेजी के साथ कीबोर्ड पर हरकत कर रही थीं। इसी पहर किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसने लैपटॉप की स्क्रीन छट नीचे की। जल्दी से आंखों पर लगे नज़र के चश्मे को ठीक किया। नाज़नीन दरवाजे के करीब ही ठहर गई। वो इसका ठटक कर संभलना देख चुकी थी, फिर खामोश नज़रों से उसके पास देखती चली आई। उसने स्याह लिबास सेब तन कर रखा था, बाल हस्बे आदत हाफ बंधे थे और दुपट्टा शानों पर धरा था। क्या कर रहे थे? एक अबरू उठाकर सीधा सवाल किया तो वजदान ने बेसाख्ता ही थूक निकला, फिर जल्दी से मुस्कुराया। एक दोस्त ने फाइल दी थी, बस वही डिक्रिप्ट कर रहा था। ऐसी कौन सी फाइल थी जो मैं नहीं देख सकती? उसका अंदाज बहुत संजीदा था। वजदान सुकून से मुस्कुराया। वो संभल चुका था। ये हम लड़कों की बात है पुप्पो, आपको हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। कुछ मेरी प्राइवेसी भी रहने दें। ऐसी क्या चीज़ है तुम लड़कों की जो मैं नहीं देख सकती? कहीं तुम मुझे आउटडेटेड तो नहीं समझ रहे? आंखें सुकेड़ कर अकफगी से पूछा तो वजदान ने उबलती हंसी को बमुश्किल रोका। नाज़रीन को बहुत बुरा लगता था जब वो उसे अपने सर्कल की बातें नहीं बताता था। कुछ बातें वाकई नाज़रीन के जाने की नहीं थीं और कुछ बातें बेकार थीं। वो बस नाज़रीन को छेड़ता था क्योंकि वो चिढ़ जाया करती थी। अपनी तमाम मदानत और संजीदगी के बाद भी वो कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह खफा हो जाती थी। फुप्पो, फॉर गॉड सेक, आपको देसी फुप्पो बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वाकई एक फ़ाइल डिक्रिप्ट कर रहा था। आपको दिखा इसीलिए नहीं रहा क्योंकि वो फ़ाइल एक टीचर की यूएसबी से ली गई है। इस टीचर ने मेरे दोस्त को बहुत बुली किया है पूरे साल, और वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद इसका पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी मदद करने का सोचा है मैंने। रवानगी से कहकर सिया आंखों से उसे देखा तो वो ठटकी। खफा आंखों में परेशानी एकदम ही चमकी थी। तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? और ये कौन सा तरीका है बुल्ली से डील करने का? उस टीचर की शिकायत कॉलेज इंतजामिया से करो। ये तरीका ठीक नहीं है तुम लोगों का। फुप्पो, वजदान ने उसे देखा जैसे कह रहा हो, ओहो लेडी मेरी बात समझें। ये मसला हम हल कर रहे हैं, हम यानी टीनेजर्स। हमारा तरीका आप जैसा नहीं होगा। हम इसे अपने तरीके से हल करेंगे। हम इस फाइल को डिक्रिप्ट करेंगे और इसमें मौजूद गैर इखलाकी मवाद इस टीचर के लाउंज में लगे टीवी पर चलाएंगे, जहां उसके बच्चे अपने बाप के करतूत बआसानी देख सकेंगे। फिर हम इसे कॉल करेंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो हम इसका सबूत कॉलेज इंतजामिया के हवाले कर देंगे, और यूं वो मेरे दोस्त पर दोबारा हाथ तक नहीं डाल सकेगा। एतमाद से जगमगाती स्याह आंखें और लबों से एक लय में अदा होते अल्फाज नाज़रीन को लम्हे भर के लिए खामोश करवा गए थे। उसने जो हाथ सीने पर बांध रखे थे वो खुलकर पहलू में आ गिरे थे। बेनियाजी अनका हो गई थी। ये सब गलत है। मैंने कब कहा ये सब ठीक है? ठहर कर मुस्कुराते हुए पूछा। वजदान बहुत दिनों बाद उसे पहले जैसा लगा था।
तुम फंस सकते हो इस सब में। अब उसके लापरवाह अंदाज पर गुस्सा आ रहा था। उसे अपने टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी और इधर वो फाइल्स डिक्रिप्ट करने में लगा हुआ था। जो मसाइल आपको फंसाएं वही आपको उन मसाइल से निपटना सिखाते हैं। मुझे तुम्हारे अकवाले जरी नहीं सुनने, अभी के अभी बंद करो इसे। लैपटॉप की जानिब इशारा करके सख्ती से कहा। वजदान पर मजाल है जो असर हो जाता। जावियार, खुदाया वो जावियार की सोबत में रह रहा था। वो कहते हैं जो रस्सी आपको गहरे कुएं में गिरने से बचाए उस रस्सी को थाम लेना चाहिए। ये मेरे सर्वाइवल का हिस्सा है फुप्पो। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। मैं ये काम मुफ्त में नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे इसके लिए पे करेगा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं, और टैलेंट तो हरगिज भी नहीं। नाज़रीन अभी उस पर चिल्लाकर उसकी सारी हड्डर निकालने के लिए लब खोलने ही लगी थी कि दरवाजे में नमूदार हुई सोफिया ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। वो चारों न चार बाहर की जानिब बढ़ गई, लेकिन जाते जाते भी वो इस उंगली से तंबीह करके गई थी। उसके जाते ही वजदान ने लैपटॉप की स्क्रीन ऊंची की, नज़र का चश्मा दुरुस्त किया। संजीदगी लौट आई थी, उंगलियां वैसे ही हरकत करने लगी थीं, लेकिन अब लैपटॉप पर किसी दोस्त की फाइल का नामो निशान तक नहा था। जो कहानियां पढ़ते हैं उनके लिए कहानियां बनाना कुछ मुश्किल नहीं। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है फुप्पो। अब मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आप मुझे नहीं। वो बड़बड़ाया था। दरवाजे के बाहर से हमा हमी की आवाजें अब तक सुनाई दे रही थीं। रात के स्याह पैर में वो यूं ही एजेंसी की राहदारियों में फिरता रहा। जावियार को रुबीना की डॉक्टर ने फोन करके बुलाया था और सारंग को थकन के बायस बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए वो दोनों ही अपनी मंजिलों की जानिब लौट चुके थे। वो देर तक यहाँ रुका रहा ताकि अकेले में तालूत का कमरा छान सके। वो इस कमरे को जावियार या सारंग की मौजूदगी में डीबग नहीं करना चाहता था। वो इन्हें किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता था। इन दो पहेलियों में से एक का सिरा तालूत पर आया था। जाने आगे कौन था कि जिसके डर से तालूत जैसा इंसान भी नाम नहीं ले पाया था। वो इस घोस्ट का नाम हरम को नहीं बता सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने कोई ना कोई सुराग तो उसके लिए छोड़ा होगा। तालूत की ये रिहाइश नहीं थी, लेकिन इसके ऑफिस को इसका कमरा बना दिया गया था ताकि वो जब भी एजेंसी में आता तो आराम से रह सकता। उसने कमरे का दरवाज़ा वाक किया और फिर अंदर चला आया। खून की खांसी बढ़ गई थी और रात भी गहरी होती महसूस हो रही थी। उसने आगे बढ़कर लाइट बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरे के ऐन वक्त में झूलता बल्ब जल उठा। बाकी ट्यूबलाइट्स नहीं जलीं। उसने एक दो दफ़ा बटन दबाकर देखा, लेकिन शायद वो फ्यूज़ हो चुकी थी, और चौंका। तालूत यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहता था, इसीलिए किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी थी। वो आगे बढ़ाया, एक निगाह पलटकर खुले दरवाजे पर डाली और फिर उसे खुला ही रहने दिया। आगे बढ़कर अब वो इसके टेबल के दराजे, अलमारियां और बेड के नीचे रखे सामान को जांच रहा था। वहां कुछ भी काबिल गौर नहीं था। वो सीधा हो गया, आंखें बंद करके खोली। क्या ऐसा मुमकिन था कि तालूत इसके लिए कोई क्लू ना छोड़ता? अभी वो कमरे के वस्त में खड़ा गहरी सोच में गुम ही था कि उसे अलमारी के ऊपर एक जानिब छोटी सी संदूकची रखी दिखाई थी। उसने स्टूल आगे किया और उस पर चढ़ गया। संदूकची पर गर्द वाजे नहीं थी, यानी तालूत ने उसे हाल ही में खोलकर देखा था। उसने उसका ढक्कन खोला तो अंदर चंद कागजात मौजूद थे। वो एक एक करके सब कुछ पढ़ने लगा, लेकिन वो एजेंसी की दस्तावेजात थी। उसकी उम्मीद गुम होने लगी थी। अभी वो संदूकची को बंद करने ही लगा था कि उसके पैंदे पर बिछे मखमली कपड़े पर निगाह पड़ी। उस कपड़े के नीचे से कुछ झलक रहा था। उसने कपड़ा हटाया तो सामने कुछ प्लास्टिक कोटिंग में दिखाई दिया। वो उस पर्चे को खोल रहा था। अबरू इकट्ठे हो गए और आंखें कुछ समझने की तगोदों में लग रही थीं। वो एक नक्शा था, इंसानी हाथ से बनाया गया नक्शा, जो तालूत ने किसी माहिर से बनवाया था। अभी वो इसे समझने की कोशिश में ही था कि एक पल को ठहर सा गया। कोई से अपने पीछे दरवाजे में खड़ा महसूस हुआ था। एक झटके से चेहरा घुमाकर देखा तो किसी के भागते कदमों की चाप ने उसके असाब चौकन्ना कर दिए। वो कमरे से निकलकर उसके पीछे भागा था। आगे वाला बहुत तेज भाग रहा था और हरम उसे तेजी से उसके पीछे था। उसने गैर इरादी तौर पर नक्शा भी मुट्ठी में कैद किया हुआ था और अब वो उस भागते शख्स को आवाज़ें देता उसके पीछे पूरी कुव्वत से भाग रहा था। वो दोनों एजेंसी से बाहर निकल आए थे और अब धूल उड़ाते रास्तों पर वो आगे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते वो बहुत ही सुनसान जगह में आ निकले थे। उसने चेहरा घुमा कर देखा तो स्याही में कुछ दिखाई नहीं दिया। हर जानिब इतनी खामोशी थी कि हर जीरू की सांसें सुनाई देने लगी थीं। वो घुटनों के बल चुका अपना सांस दुरुस्त करने लगा। लड़का भाग चुका था। इसे उस स्याही में कोई रास्ता ही सुझाई नहीं दे रहा था। फिर वो किसी एक रास्ते का तयन करता आगे भागा। अभी वो रुककर आसपास भागने वाले को तलाश ही कर रहा था कि उसकी निगाह बेसाख्ता ही सामने खड़े गिरजा घर पर पड़ी, बस्ती से खासा दूर। वो स्याही और धाइयों की धूल में अटक कई गलियों की भूलभुलैयों के बाद इसके सामने इस्तादा था। वो आंखें सुकेड़कर अजीब सी जगह को देखने लगा। उसने कदम आगे बढ़ाए और फिर उस अजीबोगरीब से चर्च के जीनों तक चला आया। वो कदीम था और शायद अब किसी के ज़ेरे इस्तेमाल भी नहीं था। वो जीने अबूर करता ऊपर चला आया। दरवाजे पर कदीम सा जर्द बल्ब रोशन था। उसकी निगाह बेसाख्ता हाथ में पकड़े नक्शे पर पड़ी तो वो चौंक गया। दरवाजे पर झूलते बल्ब के नीचे इस नक्शे को खोला और फिर धक से रह गया। एक निगाह पिछले रास्ते पर डाली। वो उस नक्शे के मुताबिक ही इस गिरजे तक आया था।
हवा सरसराई तो जर्द बलब झूलने लगा। हर जानिब स्याही थी और उस कदीम पुरस्कार चर्च तले खड़ा था। कोई इसी पल जैसे उसके पीछे से गुजरा था, बिल्कुल हवा की तेजी से। वो साकित हो गया, फिर आहिस्ता से पीछे पलटा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने चर्च का दरवाज़ा धकेलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो मुकफ्फल था। अजीब बात थी, चर्च इतना कदीम धूल में अटा हुआ था और कफन बिल्कुल जदीद कोट वाले तर्ज पर मबनी था। यहाँ कुछ गलत था, कहीं कुछ गलत हो रहा था। वो 2 कदम पीछे हटा, चेहरा उठाकर चर्च को देखा और फिर ठहर सा गया। दरवाजे के ऊपर एक सितारा बना था, वो इस स्याही में भी चमक रहा था। उसके अंदर शायद चांदी का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए वो रात की स्याही में किसी जहर आलू चांदनी की अक्कासी कर रहा था। लेकिन वो सितारा एक खास किस्म का था, बिल्कुल सितारा दाऊदी जैसा। डेविड स्टार? वो ज़ेरे लब नासमझी से बड़बड़ाया। चर्च पर डेविड स्टार। इसे ये बात कुछ समझ नहीं आई थी। वो कुछ और पीछे हुआ। अब उसकी निगाहें चर्च के ऊंचे स्लैब पर जमी थीं। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया, मगर जवाब नदार। वो अब दरवाजे के कफल पर एक दो कोड लिखकर कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी कोड उस कफल को खोलने पर राजी नहीं था। उस ताले की चाबी यकीनन कुछ और थी। वो मायूसी के साथ जीनों पर उतर आया था। हाथ में थामे नक्शे को एक बार फिर देखा, लेकिन वहाँ चर्च से आगे का रास्ता खत्म हो गया था। उसने आसपास चेहरा घुमाकर उस टेल करने वाले को तलाशा, लेकिन मायूसी ही हुई। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। चर्च के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें थीं और यहाँ से आगे बढ़ना नामुमकिन था। वो वापस हो लिया। एजेंसी तक आते आते उसने नक्शे को बार बार चेक किया। वो बिल्कुल उसी रास्ते का नक्शा था, लेकिन ये नक्शा तालूत की संदूकची में क्या कर रहा था? वो भी किसी इंसानी हाथ से बना हुआ, फिर प्लास्टिक कोटिंग के साथ, गोया कोई अहम सरमाया हो। उसका जहन बुरी तरह उलझ गया था। क्या तालूत ने उसके लिए वाक़तन कोई सबूत नहीं छोड़ा था? उसे 3 दरवाज़ों वाली पहेली का इल्म था, लेकिन वो इसके लिए कोई राह हमवार करके नहीं गया था। नाज़नीन को जल्द अज जल्द उसकी प्रॉपर्टी लौटाकर इसने दूसरी पहेली सुलझानी थी, लेकिन मामलात इतने सहल नहीं थे। उसे उस दरवाजे का कफल खोलना था, मगर कैसे? उसका ज़हन सोच के अथाह गहराइयों में की जद में था और वो इसी गायब दिमाग के साथ ड्राइव करता घर जा रहा था। अहमद आज फोरेंसिक सेंटर चला आया था। इसने वो इंजेक्शन इंस्पेक्शन के लिए दिया था और अब इसकी रिपोर्ट इसके हाथ में मौजूद थी। लेकिन जो रिपोर्ट वो पढ़ रहा था, वो उसका जिस्म बर्फ़ करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उस इंजेक्शन में वही मवाद मौजूद था जो रुस्तम अफंदी के जिस्म से मिला था। वो सेंटर की राहदारियों में लगी कुर्सियों पर बैठ गया। कुछ पल के लिए इसका जहन माऊफ हो चुका था। अगले ही पल उसका फ़ोन बजा तो उसने नंबर देखकर फ़ोन उठाते हुए कान से लगाया। आगे जमशेद था। ज़ावियार कत्ल के वक्त अपने अपार्टमेंट से गायब रहा है सर। उसकी गाड़ी के टायर से रुस्तम अफंदी और मजहर के घर के बाहर की मिट्टी भी मिली है। मैं आपको रिपोर्ट्स मेल कर देता हूँ। और हाँ, शाहिद ज़ावियार को खोज रहा है, रमीज सर के कहने पर। उसकी आखिरी बात पर अहमद सीधा हो बैठा था। उसका हलक खुश्क हो गया था और कहीं अंदर तक कांटे उगाए थे। जो सबूत इसे मिले थे वो किसी और को भी मिल सकते थे। रमीज को इस पर शक हो गया था। इसने फ़ोन कान से हटाया और फिर वहाँ से उठाया। उसका रुख अब डॉक्टर सत्तार के क्लिनिक की जानिब था, क्योंकि वो उसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था। उसने गाड़ी रिवर्स की और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। अगर कोई इसके बेटे पर हाथ डालना चाहता था तो उसे भी तैयार रहना था। वो उन असल रिपोर्ट्स को अपने पास बतौर ढाल रखना चाहता था। अगर रमीज़ के पास उसके खिलाफ कुछ था तो उसके पास भी रमीज़ के लिए कुछ होना चाहिए था। उसका चेहरा पत्थर की मानित सख्त था और पेशानी पर पसीने की हल्की सी बूंदें वाज़ेह थीं। स्याही बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा।